राइट। तो दिखा आपको, ज्वाइंट तो दिख गए होंगे आपको, है ना? यस सर। तो ठीक है, तो सैडल ज्वाइंट चलिए नोट कीजिए, सैडल ज्वाइंट है ना, तो सैडल ज्वाइंट में नोट करेंगे। इट अलाउ द मूवमेंट, it allow the movement same as ellipsoidal joint. It allow the movement same as ellipsoidal joint, but movements are free. But movements are free. ठीक है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रॉइडल ज्वाइंट था, लेकिन इसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये मूवमेंट फ्री है, मतलब कई सारी मल्टीपल डायरेक्शन में फ्री मूवमेंट कर सकता है। द प्रोजेक्शन ऑफ वन बोन fits saddle shape. Projection of one bone fits the saddle shape depression of another bone. The saddle shape depression of another bone. तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि एक बोन वो होगी जिसका अगला हिस्सा उभरा हुआ होगा, है ना? तो अगर देखो तो सपोज दैट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल एक बोन ये है, तो एक बोन ऐसी होगी जिसका एक हिस्सा ऊपर की तरफ उभरा हुआ होगा, है ना? उस पे दूसरी वाली बोन का डिप्रेशन, ये वाला हिस्सा, है ना, ये वाला हिस्सा उस पे फिट होगा, दूसरी वाली बोन के डिप्रेशन का एक हिस्सा फिट होगा, है ना? और ये मूवमेंट फ्री करेगा, मतलब इधर इधर तो कर ही सकता है, मतलब इसमें मूवमेंट इधर और इस डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो सकती है। तो ये है सैडल जॉइंट, ठीक है? तो नोट करेंगे, द जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल, है ना? नीचे वाली तो देखो ये फ्लैंजेस है ना, ये वाली तो फ्लैंजेस है ना? तो ये हो गई कार्पल और मेटाकार्पल। तो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में इस तरह का ज्वाइंट पाया जाता है। तो नोट करेंगे, द ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल is an example of is an example of saddle joint। ठीक भाई, तो ये हो गया हमारा सैडल ज्वाइंट। अब आ जाते हैं बॉल सॉकेट ज्वाइंट। सर हाँ सर हाँ, बोलो बेटा। सर एक दफा और वो समझा देंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने डायग्राम में मूवमेंट समझाया। कोई नहीं, फिर से मैं समझा देता हूँ। देखो, तो ये था कि हमने ये पढ़ा कि जो इलिप्सॉइडल ज्वाइंट था, जैसे ये वाला इलिप्सॉइडल था, है ना? तो ये भी इलिप्सॉइडल की तरह ही है, दोनों ज्वाइंट एक ही जैसे, है ना? फर्क क्या है, देखो ये इलिप्सॉइडल में क्या था, एक हिस्सा प्लेन था, दोनों हिस्से इसके प्लेन थे ज्वाइंट वाले। यहां पर क्या है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो ज्वाइंट होगा इसमें एक बोन होगी जिसका हेड आगे की तरफ उभरा हुआ होगा, है ना, इस तरह से। और दूसरा वाला क्या होगा, दूसरी वाली बोन में डिप्रेशन होगा, है ना? तो ये जो हेड वाला पार्ट होगा ये डिप्रेशन में फिट हो जाएगा और इस तरह से मूवमेंट होगा। तो इस वाले जॉइंट में क्या है कि इसमें मूवमेंट कैसे हो सकता है, इसमें मूवमेंट इसी तरह से हो सकता है, इस डायरेक्शन में, थोड़ा बड़ा इधर-उधर हो सकता है। इस वाले में क्या है कि मूवमेंट इधर-इधर भी हो सकता है और इधर-उधर भी हो सकता है। मतलब इसकी कंपैरिजन में इसमें मूवमेंट ज़्यादा फ्री है। ठीक है ना? तो एक बोन का हेड दूसरे वाले बोन के सैडल शेप डिप्रेशन में फिट होता है। इस जॉइंट को हम लोग सैडल जॉइंट बोलते हैं। पाया कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि हाथ के बीच में जो इस तरह की कार्पेल पाई जाती हैं, है ना? तो कार्पेल्स ऐसे होती हैं, गोल-गोल सी कार्पेल होती हैं। कार्पेल में मेटाकार्पेल, अंगूठा वाला हिस्सा जैसे फिट है, कार्पेल में मेटाकार्पेल फिट है। तो कार्पेल में मेटाकार्पेल के बीच का जो मूवमेंट होता है, वो सैडल जॉइंट। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल लिखा है। तो एग्जांपल है द कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब एंड हैंड इज एन एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट। कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब एंड हैंड। तो हमारा अंगूठे वाला जो कार्पेल होता है
सॉरी हमारी जो कार्पेल होती है और अंगूठे वाला जो मेटाकार्पेल होता है, हाथ के अंगूठे वाला जो मेटाकार्पेल होता है ना? उसके बीच में जो जॉइंट होता है वो सैडल जॉइंट। इसलिए आप देखो ना किसी को ठेंगा दिखा पाते हो आप ऐसे-ऐसे करके, ऐसे-ऐसे हिला के। अब समझ आया? है ना? तो सिर्फ थंब में भी सारे मेटाकार्पल? नहीं बेटा सिर्फ थंब में। तभी देखो ना तुम थंब को ही तो ऐसे-ऐसे हिला लेती हो ना? क्यों? यस सर। आगे-पीछे भी हिला लेती हो, है कि नहीं? ठीक है? यस सर। सर बट हम रिस्ट को भी तो हिला देते। नहीं बाबू, रिस्ट को कहाँ ऐसे हिला सकती हो? उतना नहीं हिला सकती हो, अंगूठे को जितना ऐसे-ऐसे करके नचा लेते हो ना, रिस्ट को इतना न करोगे टूट जाएगी। रिस्ट ओके सर, ओके। में जैसे ये मान लो ये हमारी रिस्ट है ना, तो ये मान लो इस पे हाथ फिट है ना? तो तुम रिस्ट को यूँ मूवमेंट नहीं करा सकते, देखो ज़्यादा कोई मरोड़ देगा टूट जाएगा हिस्सा। यस सर। लेकिन अंगूठे में क्या है कि अंगूठे को तुम ऐसे-ऐसे करके हिला-हिला के नचा सकते हो, चाहे तो गोल-गोल। ये तुम रिस्ट के साथ ये कमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है? ओके सर। हुँ। अब नेक्स्ट है। देखो ये मैं जितने सारे जॉइंट बता रहा हूँ ना, आम लोगों की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना? है ना? आज के ज़माने में वो पतले लचीले टाइप के जो लड़के आजकल पतले-पतले डांस करते रहते हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखा होगा ना? यस हाँ, सर। Yes, sir. देखा है ना? समझ में नहीं आता लड़का है कि लड़की है। तो वो उन लड़कों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये नॉर्मल मतलब हमारे आप जैसे एक आम इंसान की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है बॉल सॉकेट जॉइंट। बॉल सॉकेट जॉइंट सीधा हम देखो ना पैर को ऐसे-ऐसे करके कहीं से भी घुमाओ, है ना? तो वो बॉल सॉकेट जॉइंट ही होता है। ठीक है? तो जैसे देखा होगा ना वो मोबाइल होल्डर अपन कार में लगाते हैं ना, है कि नहीं? मोबाइल होल्डर लगाते हैं ना कार में? यस एक सर। ऐसा एक ऐसा चिपका जो फिक्स वाला हिस्सा उसको मान लो कि हमारे हिप वाला हिस्सा है ना? और जो जो जिस हिस्से को हम लोग इधर-उधर घुमा लेते हैं, वो वाला हिस्सा ये नीचे वाला हिस्सा मान लो ये वाला, ठीक है? बिल्कुल ये वो बॉल सॉकेट जॉइंट का ही बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है? तो बॉल होता है जिसमें मोबाइल लगा होता है, सॉकेट होता है जिसको आप ग्लास में चिपका देते हो, ठीक? तो नोट कर लो। दिस इज द मोस्ट फ्रीली मूवेबल दिस इज द मोस्ट फ्रीली मूवेबल of all joint most freely movable of all joint. The ball socket joint name, the ball socket joint name suggests the ball-like structure, the ball-like structure of one bone, the ball-like structure of one bone fits into socket. मैत्री तुम्हारा नेट नहीं काम कर रहा क्या आज? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो। सर वो रिपीट करने को कह रहे हैं। अच्छा रिपीट कर दूं, ठीक है। A ball-like socket of the ball-like socket of one joint fits into the ball-like structure of one joint, the ball-like structure of one bone, the ball-like structure of one bone fits into socket-like structure of socket-like structure of another bone. Full stop. Structure of Another bone. Another bone. Full stop. Shoulder and hip joint. Shoulder and hip joint are the example of shoulder and hip joint are the example of ball socket. तो देखो मैंने बताया था ना हमारा शोल्डर वाली जो हड्डी होती है उसका जो हेड होता है वो ग्लिनॉइड कैविटी में मूव करता है, याद आया ना? यस सर। बॉल यस सॉकेट। सर। अब एक बात यहाँ पे और एडिशनल बताना चाहूंगा, ठीक है? देखो अब क्या था, पहला वाला हमने पढ़ा कौन सा? सबसे पहला हमने कौन सा जॉइंट पढ़ा? ग्लाइडिंग जॉइंट, है ना? तो जो ग्लाइडिंग जॉइंट था, ग्लाइडिंग वाला किधर गया? ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग, ठीक है? तो ग्लाइडिंग जॉइंट था
ये सिंपल साइनोवियल जॉइंट है ना। तो ग्लाइडिंग वाला जॉइंट है, अब देखो ग्लाइडिंग जॉइंट कौन था, ये वाला सा था। तो ग्लाइडिंग जॉइंट एक ही एक्सिस में घूम सकता है, इसीलिए मोनो एक्सियल है, मोनो एक्सियल। क्यों? क्योंकि ये एक ही एक्सिस में मूव कर सकता है, एक एक्सिस, इसको मोनो एक्सियल बोलेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। तो हिंज वाला जॉइंट मैंने कहा ये कब्जे की तरह होता है, ये भी क्या है, मोनो एक्सियल है, एक ही डायरेक्शन में है ना, दरवाजा तो एक ही डायरेक्शन में खुलता है, मोनो एक्सियल। ठीक है, थर्ड है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कहां गया, ये पाइवोट जॉइंट, हाँ, तो ये हो गया, ये पाइवोट जॉइंट भी एक ही डायरेक्शन में घूमता है ना, एक ही। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो मोनो एक्सियल जॉइंट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट अभी अभी मैंने आपको बताया कि दो एक्सिस में इसको घुमा सकते हैं, तो सैडल जॉइंट बाई एक्सियल है। ठीक है, बॉल सॉकेट जॉइंट जिधर मर्जी उधर घुमाओ, तो क्या हो गया, मल्टी एक्सियल हो गया, हुआ ना, मल्टी एक्सियल। Yes. ठीक है, अब आते हैं इलिप्सॉइडल जॉइंट। ठीक, तो इलिप्सॉइडल जो जॉइंट हमारा होता है, इलिप्सॉइडल जॉइंट, फिर से मैत्री, क्या फिर से अभी भी मैसेज भेजा, क्या रिपीट करना है, इलिप्सॉइडल जॉइंट। तो इलिप्सॉइडल जॉइंट को हम लोग कंडॉइल जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इलिप्सॉइडल जॉइंट को कंडाइल जॉइंट भी बोलते हैं। ये क्या है, ये भी आप देखो, ये इलिप्सॉइडल कंडाइल तो दो डायरेक्शन में, इधर उधर और इधर, तो दिस इज बाई एक्सियल। ये भी आप याद रखिएगा, इसमें मोनो एक्सियल, मल्टी एक्सियल और बाई एक्सियल कौन कौन जॉइंट है और क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया। तो जॉइंट सबको समझ में आ गया भैया? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के असली क्लाइमेक्स में। ठीक है, तो कहानी के असली क्लाइमेक्स, मैत्री आवाज आ रही है मेरी तुमको? नहीं, आज तुम्हारा नेट कमजोर मुझे महसूस हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मेरी आवाज ये तुमको सर साफ अब आ रही है आ रही है? कि तुम्हारी आवाज आज मुझे साफ नहीं आ रही, मेरी तुम बोलो। ठीक है, आपकी आवाज आ रही है इसमें मेरी आवाज को बता चलो ठीक है, बढ़िया है, मेरी आवाज आ रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दीजिए। तुम्हारी आएगी, तुम क्वेश्चन ज्यादा पूछोगी, है ना? हाँ। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। तो सबको समझ में आ गया। आप देखो, जो दूसरी कहानी में बताने जा रहा हूं उसको बहुत गौर से समझना। वो कहने के पीछे मेरा रीजन ये है कि ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन, एंड द सेम टाइम इट इज इजी एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड, बट इट्स नॉट, दैट्स नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आप मेरे से पूछो कि इस पूरे चैप्टर में व्हाट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मींस व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, है ना। तो स्लाइडिंग फिलामेंट जो थ्योरी है वो क्या चीज है, हमारी मसल्स कैसे स्लाइड करती हैं, ठीक है, मसल्स हमारी होती कैसे। ठीक, तो अब हम असली कहानी पे आते हैं। तो असली कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, अब देखो, तो पहले मैं आपको मसल्स का स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, तो मसल्स का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा कि मसल्स होती कैसी है, मतलब किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से फंक्शन करती हैं, है ना, ये सब बात हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मसल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आती है किसी को? वैसे बहुत कम पल्ले पड़ती है, मुझे ये पता है, और इस स्कूल में तो क्या बिल्कुल नहीं सर समझ में आती। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसी को आती है? नहीं सर तो अगर आप दिल से समझोगे तो मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, और आप दूसरे को भी समझा पाएंगे। ठीक, अगर आपने ऐसा समझ लिया कि आप दूसरे को समझा पाओ, तो समझो आपने सबसे बेहतर ढंग से कोई चीज समझ ली। ठीक है, तो देखो, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताने से पहले मैं आपको मसल्स का स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मसल्स हमारे बॉडी में कितने टाइप की होती हैं, है ना। तो देखो, एनाटॉमी में हम लोग पढ़ते हैं हमारी बॉडी में कई तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं जब हम एनिमल एनाटॉमी की बात करते हैं। ठीक है, तो अब वो जो कई तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, तो देखिए भाई, तो टाइप्स ऑफ मसल्स आप हेडिंग डालिए पहले, टाइप्स ऑफ मसल्स।
तो हमारी बॉडी में मसल्स कितने टाइप की होती हैं, है ना? तो जो हमारी पूरी बॉडी होती है ना, उस पूरी बॉडी वेट 40 to 50% of body weight is muscular part made up of muscles, है ना? तो हमारी बॉडी का परसेंटेज वाइज करोगे तो वेट की मैं बात कर रहा हूं, तो 40 to 50% जो वेट होता है वो मसल्स का होता है, ठीक है? आप देखो, तो मसल्स को हम कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? मसल्स को हम सबसे पहले हमारी मसल्स आती हैं स्केलेटल मसल्स, और इन्हीं को हम स्ट्रिप्ड मसल बोलते हैं। अभी बताता हूं स्ट्रिप्ड मसल्स क्यों बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहली होती है स्केलेटल मसल्स। अब देखो, ये बोलने के पीछे लॉजिक क्या है या रीजन क्या है? रीजन क्या है? हमारा जो बोन का स्केलेटल सिस्टम है उसको सपोर्ट देने के लिए, वो मूव कर पाए। तो हड्डियां तो वैसे बिखर जाएंगी, है ना? तो हड्डियों को जोड़ने के लिए फाइबर लगे हुए, थ्रेड लगे हुए, एक हड्डी से दूसरी, जैसे कि टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, है ना? तो इस तरह से हमारी एक तो जोड़ने का काम करती है, दूसरा वो क्या करती हैं कि हमारी मसल्स हमारी जो बोन्स होती है उनको मूव करने में, तो जो हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है उसके मूवमेंट में हेल्प करती है, इसलिए इनको स्केलेटल मसल बोलते हैं। और हमारी बॉडी को शेप देती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी बॉडी को शेप देने का काम करती है। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट करती है और हमें शेप देने का काम करती है, इसलिए इनको स्केलेटल मसल बोलते हैं। अब स्ट्रिप्ड बोलने के पीछे कारण क्या है? स्ट्रिप्ड बोलने के पीछे कारण क्या है कि सपोज दैट ये कोई स्केलेटल मसल है ना, इन स्केलेटल मसल्स में बीच बीच में कुछ बैंड्स पाए जाते हैं, स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। ये जो स्ट्रिप्स होती हैं इनको हम लोग बैंड या स्ट्रिप्स बोलते हैं। इन्हें हम बैंड या स्ट्रिप्स बोलते हैं, तो ये इसीलिए इनको स्ट्रिप मसल बोलते हैं। ठीक है, तो पहले स्केलेटल मसल्स हो गया, फिर दूसरा स्ट्रिप। वॉलेंट्री मसल्स क्यों है? वॉलेंट्री मसल्स इसलिए हैं कि आपके शरीर का वो हर कोई हिस्सा जिसको आप अपनी खुद की विश के अकॉर्डिंग उसको मूव करा सकते हैं, तो वो आपका वॉलेंट्री मसल से मिलकर बना होगा। एनी पार्ट ऑफ बॉडी विच यू कैन कंट्रोल इज मेड अप ऑफ व्हाट? वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो स्केलेटल मसल, स्ट्रिप मसल और वॉलेंट्री मसल बोलने के पीछे एक कारण होता है। एक और खास बात इनकी बताना चाहूंगा, इनमें बहुत सारी न्यूक्लियस पाई जाती हैं हमारी बॉडी की। तो मैंने आपको बताया नॉर्मली तो बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, एक सेल में मतलब एक न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बीच में आ रहा बार बार? तो हमारी बॉडी में एक सेल में एक न्यूक्लियस है। तो भाई ये वो सेल्स होती हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारी न्यूक्लियस पाई जाती हैं, सो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, है ना? सेकेंड, दूसरे नंबर पर आती हैं स्मूथ स्मूथ मसल्स। ठीक है, इन्हीं को अनस्ट्रिप मसल बोलते हैं, मतलब इनमें स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती। इनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। तो देखिए सर, मसल्स बोन से ज्यादा होती है, हाँ मसल्स बोन से ज्यादा होती है, ये बात सही है। इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, इनको आप अपने विश के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। अब होता क्या है, ये स्मूथ इसलिए होती है, इनकी सरफेस इस तरह की स्मूथ होती है, इसमें किसी भी तरह का कोई बैंड नहीं पाया था, इसलिए इनको स्मूथ मसल्स या अनस्ट्रिप मसल्स कहा जाता है। इनवॉलेंट्री क्योंकि ये कंट्रोल नहीं हो सकती, और खास बात क्या होती है, इनमें कोई बैंड नहीं पाया था, नो बैंड, इसीलिए अनस्ट्रिप या स्मूथ कहलाती है। और दूसरी बात ये क्या होती है, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, तो एक ही न्यूक्लियस पाई जाती है, इसलिए इनको हम यूनिन्यूक्लिएटेड बोलते हैं।
अब आते हैं थर्ड नंबर पर, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारी आती हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, अब जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं, ये देखो कैसी हैं, दे आर इनवॉलंटरी। पहली तो खास बात बता दूं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दे आर इनवॉलंटरी। दूसरी खास बात, दे आर स्ट्रिप्ड, लेकिन इसमें दे हैव बैंड्स फॉर्म। लेकिन खास बात क्या होती है, इनके जो बैंड्स होते हैं, इनके बैंड्स ऊपर वाली जो मसल्स है, स्केलेटल मसल, उनके बैंड्स अलग होते हैं। उनमें बैंड्स पाए जाते हैं वर्टिकल और इनमें बैंड्स पाए जाते हैं हॉरिजॉन्टल। और होती कैसी हैं, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। तो इसमें दोनों के मिक्स कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। बैंड्स पाए जाना ऊपर वाले का कैरेक्टरिस्टिक है, अनकंट्रोल होना इसका कैरेक्टरिस्टिक है, एंड दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। तो ये तीन तरह की हमारी बॉडी में मसल्स पाई जाती हैं, मस्कुलर पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये तीनों नोट कर लो, फिर तीनों के बारे में मैं लिखवा देता हूं आपको। सर हाँ, सर कार्डियक मसल को मिक्स मसल भी कहते हैं सर। क्या कह रही हो? कार्डियक मसल को मिक्स्ड मसल भी कहते हैं। आवाज नहीं, थोड़ा टाइप करो बेटा। आज सर वो पूछ रही है कार्डियक मसल को मिक्स्ड मसल भी कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मायोजेनिक इनको बोलते हैं, मिक्स नहीं कहते हैं। इनको बेटा मायोजेनिक मसल्स कहते हैं, ठीक है, मिक्स मसल नहीं बोलते हैं। नोट कर लिया क्या? ठीक है, चलिए अब आगे चला जाए, है ना। तो एक एक करके लिखना शुरू करो, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डालो स्केलेटल मसल। थोड़ा थोड़ा लिख लो इनके बारे में कि अगर लिखने के लिए आ जाए 2 मार्कर तो क्या लिख के आओगे, है ना। बता तो मैंने दिया ही दिया है आपको, इन्हीं सब बातों को लिख लीजिए, नोट करिए। Skeletal muscles. These muscles are under the control of animal's will. These muscles are under control of animal's will. Full stop. They normally attach to skeleton. They normally attach to skeleton. Next point. Potassium is the most abundant. Underline करेंगे, नीट का क्वेश्चन है। Potassium is the most abundant mineral element
in these muscles. Next point, very सर important. repeat कर दोगे? बिल्कुल रिपीट करेंगे भाई. Potassium is the most abundant. Potassium is the most abundant mineral element of muscles. Next point. Muscles store, underline करेंगे. Next point important है. The muscles store glycogen. The muscles store glycogen and they have oxygen carrying pigment. कौन बताएगा नाम? They have oxygen carrying pigment. क्या नाम होता है? hemoglobin. नहीं बेटा, myoglobin. They have oxygen carrying pigment, myoglobin. It is also called, सर तो हीमोग्लोबिन क्या था? वो भी ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, लेकिन वो मसल्स के अंदर तक थोड़ा ना घुस पाता है यस कि नहीं? हमने देखो वो तो मसल्स के बाहर ही रहता है ना आरबीसी तो देखो एक सेल दूसरे सेल के अंदर थोड़ा ना घुस सकती है कि नहीं? यस सर तो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन कौन सर्कुलेट करता है ना? तो जो प्रोटीन मसल्स के अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेट करती है उसको हम लोग बोलते हैं मायोग्लोबिन. तो मायोग्लोबिन क्या है? मैत्री बोल रहा हूँ. मायोग्लोबिन क्या है? दैट इज मस्कुलर हीमोग्लोबिन. ठीक है, समझ में आया? यस सर. नोट करो. चलो मैत्री तुम्हारे लिए रिपीट कर देता हूं. मसल्स स्टोर ग्लाइकोजन, फुल स्टॉप. दे हैव ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, मायोग्लोबिन, और muscle hemoglobin, and they also contain ATP. मुझे कुछ नहीं समझ में आया मैत्री, तुमने क्या सर कहा? वो कह रही है पिगमेंट के बाद रिपीट कर दीजिए. अच्छा, तुम्हें सुनाई देता है क्या वो क्या कह रही है? सर थोड़ा थोड़ा. नहीं, मुझे थोड़ा भी नहीं सुनाई दे रहा ना. ठीक है, पिगमेंट के बाद रिपीट कर दूं. They have oxygen carrying pigment, myoglobin, or muscle hemoglobin. Muscle hemoglobin. They contain ATP. They contain ATP. Full stop. Next heading डालिए. Smooth muscles. अच्छा, स्मूथ मसल्स को हम लोग विसरल मसल्स भी बोलते हैं ना. विसरा माने क्या होता है? हमारे ऑर्गन्स. ठीक है, जो हमारा कैविटी के अंदर भरे हुए ऑर्गन्स हैं उनको बनाने वाली मसल्स होती है, इसलिए इनको विसरल मसल्स भी बोलते हैं, है ना. तो नेक्स्ट हेडिंग है स्मूथ मसल्स और विसरल मसल्स. अच्छा, एक चीज और है. छोड़ो, हमारे हाथ पैर सब इसी से बने होते हैं, है ना. स्केलेटल मसल्स बने होते हैं. स्मूथ मसल्स never connect with skeleton. Underline, never connect. Smooth muscles never connect with skeleton. They are elongated and spindle shaped. They are elongated and spindle shaped. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मतलब टैपरिंग एंड जिनकी होती है ना, तो वैसे elongated लंबे से हैं और इनके एंड्स टैपरिंग है. elongated and spindle shaped. They are surrounded by
सार्कोप्लाज्म, ठीक है। सर तो इसमें सराउंडेड बाय, नहीं, एक चीज देखो, थोड़ा सा इसी में नोट करना, दे हैव सिंगल न्यूक्लियस, दे हैव सर सिंगल, हाँ हाँ नोट करो सर नोट दे करो, सर दे आर सराउंडेड बाय, दे आर, नहीं ये मत लिखो, दे आर सराउंडेड बाय, दे ओके को काट दो, दे हैव सिंगल न्यूक्लियस, दे हैव सिंगल न्यूक्लियस which is surrounded by sarcoplasm. They have single nucleus which is surrounded by sarcoplasm. सार्कोप्लाज्म क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म जो मसल्स के अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर पाया जाता है, उसी को अपन सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। यस ठीक है। देयर इज नो सार्कोलेमा, देयर इज नो सार्कोलेमा। व्हाट इज सार्कोलेमा, को बता सकता है क्या? कैन यू टेल मी व्हाट इज सार्कोलेमा? देखो यहां पर क्या है कि जो आपके स्केलेटल मसल्स थे, इनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, हालांकि मैं भी उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, इनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। तो स्केलेटल मसल्स के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है, इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा। और ये सार्कोलेमा इसके ऊपर नहीं पाई जाती, किसके ऊपर? स्मूथ मसल्स के ऊपर, ठीक है। देयर इज यस नो सार्कोलेमा wherever these muscles fibers wherever these muscles fibers are covered with plasma membrane, ठीक है। और ये इनवॉलेंटरी है, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनिमल्स विल, नोट कर लो, दे आर इनवॉलेंटरी, they are involuntary, they cannot be controlled, they are involuntary, they cannot be controlled by animals own will, they are involuntary, they cannot be controlled by animals own will, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स are found in the wall of heart. Cardiac muscles are found in the wall of heart and in the wall of large veins, ठीक है। तो वहां जैसे वॉल्स ऑफ वेन्स, लार्ज वेन्स, जो बड़ी वेन्स होती है ना, उन लार्ज वेन्स से, जो बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं उनसे, ठीक है, द वॉल ऑफ लार्ज वेन्स, ठीक है। ये बिल्ली बिल्ली किसने पाल रखी है, क्यों? फुल स्टॉप, ठीक। each cardiac fiber is cylindrical structure, मतलब एक मसल सिलेंड्रिकल होती है। each cardiac fiber is
cylindrical structure and it lack definite sarcolemma and it lack definite sarcolemma. Full stop. They are से रिपीट कर दीजिए. each fiber is cylindrical and they lack definite sarcolemma. Full stop. They are uninucleate. They are uninucleate. Full stop. The fibers have lateral branches. तो ये जो कार्डियक फाइबर होती है इनमें लेटरल ब्रांचेस पाई जाती है. The fibers have lateral branches. ठीक है. Cardiac muscles also have bands, that is cardiac muscles also have bands, that is they are stripped. Sir Also have bands, that's why they are stripped. ठीक है भाई. Yes, sir. Yes, sir. एक नोट करके लिखो नीचे, नोट. इसके नीचे मसल्स को तीनों टाइप मैंने बता दिया, एक नोट करके अलग से स्टेटमेंट लिखो. ठीक. तो मैं बताना क्या चाहता हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हर सेल के अंदर पाई जाती है. हमने डिटेल में पढ़ा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना. तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है जो इनके अंदर पाया जाता है उनको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर फाउंड इनसाइड मसल्स दे आर नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जानना बहुत जरूरी है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दे आर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन. तो इनके अंदर कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम आयंस इकट्ठा हो जाते हैं. ठीक है. तो ये कैल्शियम आयन का स्टोरेज आयंस होते हैं. ठीक. और इनके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोलेमा बोलते हैं. ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं. ठीक है. तो नोट कर लो. स्केलेटल मसल्स नोट लिखेंगे. सार्को रहता है इसका कोई, हाँ ये बात तो सही है. सार्को मीन्स होता है, एक्चुअली ये मसल्स का ही सिनोनिम है. सार्को जो होता है ना, ये बात सही करो. इनमें सार्को इसलिए क्योंकि देवांशी मसल्स का ही सिनोनिम. सार्को मीन्स मतलब मसल्स होती है एक तरह से, नॉट एग्जैक्टली मसल्स नहीं है, मसल्स जैसी चीज को सार्को बोलते हैं. ये इसलिए सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोलेमा, है ना, इसका ये मतलब होता है. मसल्स ही होता है सार्को बना. तो नोट करेंगे. स्केलेटल मसल्स हैव endoplasmic reticulum which are found in protoplasm like net, like net मतलब जाल के जैसे, and they are called sarcoplasmic reticulum. They are storehouse of, they are storehouse of
calcium ions. They are storehouse of calcium ion. ठीक है भाई लोगों, यहां तक? सर ये सिर्फ स्केलेटन मसल के लिए है, बाकी दो के लिए नहीं? नहीं, स्केलेटल मसल्स के लिए। ठीक है, ओके सर। अभी बहुत मजेदार बात हम लोग पढ़ेंगे, है ना? कुछ रह तो नहीं क्या? बहुत ज्यादा टाइम लग गया भाई इसमें यार, इस चैप्टर को तो मैंने सोचा था जल्दी हो जाएगा। समझने वाला भी है। चलो अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से पहले एक डायग्राम और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो वो डायग्राम में जरा आपको एक्सप्लेन कर दूं एक्चुअली मसल्स हमारी नेचुरली कैसे दिखाई देती हैं, उसके बाद फिर आगे की कहानी करते हैं। देखो भाई, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारी स्केलेटल मसल, एक्चुअली यही हमारी स्केलेटल मसल है ना? ठीक, अब स्केलेटल मसल्स में आप देख पा रहे होंगे ऊपर ये जो आपको पिंक दे रहा है, ये सार्कोलेमा है। तो भाई इन फाइबर के ऊपर जो पड़ी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको अपन सार्कोलेमा बोलते हैं। इसके अंदर ये देखो, ये बड़ा सा जो आपको दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से पेरिफेरल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये बीच बीच में माइटोकॉन्ड्रिया फंसे हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी जो स्केलेटल एक मसल फाइबर है, ये छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बनी, इनको हम लोग मायोफाइबर, है ना? तो रेड रेड वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर मायोफाइब्रिल्स। ठीक, अब इसके बीच में मायोफाइब्रिल के चारों तरफ ये ब्लू ब्लू का जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है, दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स दिखाई देते हैं, टी ट्यूब्यूल्स भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है। ठीक है, बस इतना आप जान लीजिए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर की तरफ फैले हुए हैं और टी ट्यूब्यूल्स बहुत अंदर तक डीप वर्टिकल जाती है। ये हॉरिजॉन्टल फैलते हैं और टी ट्यूब्यूल्स वर्टिकल जाती है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ गया? सर बॉन्ड स्ट्रिप्स कहाँ है? स्ट्रिप्स वो तो अंदर होती है, इसके बाहर नहीं होती है, हम लोग बाहर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रिप्स इसके अंदर यस। पड़ी है। ठीक है, जी यस। क्लियर? ठीक, Yes, तो sir. अब हम लोग एक आखिरी चीज पढ़ते हैं, दैट इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, है ना? लेकिन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा जिसको मैं स्कीमेटिक डायग्राम आपको बोलता हूँ, तो पहले आप एक स्कीमेटिक डायग्राम समझो, फिर हम आगे चलते हैं। ये तो आपके काम की चीज सिर्फ समझने लायक था, समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया हुआ था, ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अब जो डायग्राम आपको बनाना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरी बात को गौर से समझिएगा, है ना? बुद्धि एकदम खोल के, दिमाग के पूरे पट खोल करके आप लोग समझेंगे इस बात को। देखो, अ, समझना मेरी बात को। यहां पर क्या है कि ये जो मसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारा एक मसल से, एक सार्को, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से समझना। ये वाला इस जेड लाइन से लेकर के, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, जेड लाइन है। इस जेड लाइन से इस जेड लाइन के बीच में एक हमारा मसल्स का बैंड है ना? ये बैंड है। अब ये बैंड आपस में क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। अब होता क्या है कि हम लोग हाथ ऐसे करते हैं और हाथ को ऐसे करके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ऐसे एक्सपेंड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इस हाथ को उठाने के लिए तो मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, इसको छोड़ने के लिए थोड़ा एनर्जी देनी पड़ती है, तो ग्रेविटी की वजह से अपने आप नीचे चला जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर के मुझे एनर्जी कब देनी पड़ रही? जब मुझे इस हाथ को या फिंगर को कॉन्ट्रैक्ट करना है।
स्पेंड करने के लिए कोई एनर्जी नहीं देना, वो अपने आप स्पेंड। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे इसको एनर्जी देना पड़ता है, मतलब मुझे एटीपी खर्च करना पड़ रहा है। अब होता क्या है, इसके बीच में मसल्स है, ये मसल्स रिलैक्स कंडीशन में ऐसे होते हैं, इनफैक्ट ऐसे की जगह वेट लाइक दिस वे, ठीक है। देखो ये मसल्स इस तरह से होती है ना, एग्जैक्टली इस तरह से, ये रिलैक्स कंडीशन में, अभी कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में नहीं। ये जो मैंने मार्कर बीच में लगा रखे हैं, है ना, ये मार्कर क्या है, ये मार्कर बीच में जो आपको मायोसिन फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं, मार्कर मायोसिन फिलामेंट है। मेरी जो उंगलियां हैं ये एक्टिन फिलामेंट है। तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो दो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, एक्टिन और मायोसिन। तो मैंने आपसे कहा कि आपको ये जो मेरी उंगलियां दिखाई दे रही हैं ये एक्टिन है, और बीच में ये जो मार्कर के बैंड पड़े हुए हैं ये मायोसिन है। जब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ऐसे स्लाइड करती है, ठीक है। देखो एक मार्कर सब तो होल्ड नहीं हो पा रहे, तो ये बीच में गैप है ना, ये धीरे धीरे मार्कर अंदर की तरफ जाता जाएगा, ये मसल्स आपस में स्लाइड हो जाएगी। बीच में जो गैप था वो खत्म हो गया, समझ आया, गैप था ना, खत्म हो गया ना, ठीक है। तो गैप बीच में खत्म हो गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब रिलैक्स होना होगा तो मसल्स ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको, तो ये जो आपको फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं मायोसिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट के बीच में स्लाइड करते हैं। इनके स्लाइड करने से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है ना, तो ये इस तरह से ऐसे है, ये इस तरह से स्लाइड करेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर रिलैक्स अपने आप हो गई, फिर स्लाइड हो गई, ठीक है। तो जब हम किसी भी ऑर्गन को मैंने हाथ को उठाया तो इसके बीच में जितनी मसल्स थी ना, तो ये बीच में पड़ा हुआ था मायोसिन और ये था एक्टिन, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब समझ में आया? तो इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. आप टेक्निकली इस बात को समझते हैं, बहुत पेशेंस से समझिएगा, एकदम 100% फोकस आपका यहीं पे चाहिए मुझे, ठीक है। सर एक बार देखिए, दोबारा बता दो। बिल्कुल बालक, जरूर दोबारा बताएंगे, चलो समझो बात को। मैंने आपसे ये कहा कि हमारी जो मसल्स हैं वो दो तरह की प्रोटीन से मिलकर बने हैं, एक प्रोटीन है एक्टिन और एक प्रोटीन है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट है। तो मान लो ये जो मोटा वाला फिलामेंट है ये बना हुआ है किसका, थिक वाला, ये मायोसिन प्रोटीन का बना है, और ये जो मेरी फिंगर है ये एक्टिन की बनी हुई है। रिलैक्स कंडीशन में ये ऐसे होगी। अब देखो मेरे फिंगर के बीच में यहां पे स्पेस है ना, ये स्पेस है, ये गैप है, यहां पे गैप है। तो आप देख पा रहे हैं जो एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन प्रोटीन के बीच में गैप्स हैं। दूसरा क्या है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर पूरा एकदम बैंड है, इसको हम बैंड बोलते हैं, तो चौड़ा सा बैंड है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होनी होती है तो एटीपी खर्च होती है, एटीपी खर्च होने की वजह से ये जो मायोसिन फिलामेंट है ये एक्टिन के बीच में स्लाइड करता है, इस तरह से स्लाइड कर गया और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अभी क्या था, मेरे इन दोनों अंगूठों के बीच का जो गैप था वो ज्यादा था। अब देखो ये डिस्टेंस ज्यादा थी, जब ये स्लाइड हो गई तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, बहुत कम हो गई, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसी होती है, ये जो मायोसिन फिलामेंट है ये एक्टिन के बीच में फिट हो जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं और स्लाइड करके अंदर चले जाते हैं, इसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो जब अपन हैंड ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं तो हम मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्सेशन में कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, वो अपने आप स्लाइड ओवर हो जाती है। क्लियर है? यस सर। अब देखो सर अब यहां, हाँ सर एक्टिन जो है वो साइड वाला है। अभी मैं पूरी कहानी बताता हूँ। देखो अब यहां पर देखो, ये बीच में जहां से जेड लाइन शुरू होती है, ये जेड लाइन और जेड लाइन, इन दोनों जेड लाइन के बीच का ये जो पूरा स्केप है इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर। इनके बीच में तो मैंने कहा था कि इन दोनों मसल्स के बीच में ये जो गैप है, ये गैप है ना, इस गैप को हमने क्या बोला, इस गैप को हम बोलते हैं एम लाइन, ये एच हॉरिजन। तो दोनों मसल्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम प्लस, ये जहां तक ये मायोसिन वाले फिलामेंट फिट हैं, इस वाले पार्ट से लेकर के यहां तक पार्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं एच हॉरिजन, ठीक है। बीच में एक एम लाइन है, ये एम लाइन है, और बीच में जो गैप है इसको, सॉरी फिर से बनना, ये बीच में एक लाइन है, इसको हम एम लाइन या एम बैंड कहते हैं, ठीक है।
इसके बीच में यहाँ पे जो स्पेस है उसको हम एच हॉरिजन बोलते हैं, ठीक है। ये जहां पे एच हॉरिजन है ये डार्क बैंड है, और जहां पे ये मतलब कहां पर, जहां तक ये ब्लू वाला है, ब्लू वाली प्रोटीन है, मतलब उसको हम डार्क बैंड बोलते हैं। और जहां पे ब्लू वाली प्रोटीन नहीं है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग लाइट बैंड बोलते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारी मसल्स में डार्क और लाइट दो तरह के बैंड पाए जाते हैं। अब देखो, ये ऊपर की तरफ जो ग्रीन ग्रीन से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो ये 2 जेड लाइन हो गई, इस पूरी ये एक सार्कोमियर हो गया। अब क्या है, ये जो प्रोटीन ग्रीन ग्रीन वाली प्रोटीन है, इस प्रोटीन से जो बने हुए फिलामेंट है, इन फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं, दीज फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन। एक्टिन एक तरह की प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन से परे हुए फिलामेंट है, और ये पतले फिलामेंट है, इसीलिए एक्टिन प्रोटीन से बने हुए फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्टिन प्रोटीन के थिन फिलामेंट्स बोलते हैं। अब देखिए, नीचे आते हैं यहां पर दूसरे नंबर पे एक्टिन एक देख लीजिए, और दूसरा क्या है, यहां पर ये इसके बीच में एक्टिन, ऊपर एक ग्रीन वाला एक्टिन हो गया, ये ग्रीन वाला एक्टिन, इन एक्टिन के बीच में जो इसमें जो फिलामेंट फिट है वो थोड़े मोटे हैं, थिक प्रोटीन के बने हैं, इनको हम मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं, इस स्लाइडिंग की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब ये स्लाइडिंग का जो फेनोमेना है, तो जब हम अपनी मसल्स को कमांड देते हैं कुछ काम करने के लिए, तो एक्टिन के ऊपर मायोसिन आपकी स्लाइड ओवर करके फिट हो जाती है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब देखिए, अब हमें यह देखना है कि आखिर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये बताती है कि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती हैं, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। क्लियर? अब समझिए, अब हम पूरी कहानी समझते हैं कि आखिर एक्टिन किस किस प्रोटीन से और मिलकर बनी होती है, और मायोसिन किस किस प्रोटीन से मिलकर और बनी होती है। थोड़ा सा एनलार्ज करके थिक वाले फिलामेंट को हमने देखा। जब हम थिक वाले फिलामेंट को थोड़ा सा एनलार्ज करके देखते हैं, तो थिक फिलामेंट ऐसे बने हुए हैं। ये जो फिलामेंट है, इनके ऊपर की तरफ इस तरह से हेड निकले हुए, इस तरह से हेड निकले हुए, इनको हेड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये थिक फिलामेंट आप देखते हैं, तो ये क्या है, ये बहुत सारी, एक थिक फिलामेंट एक रस्सी है जो छोटी 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 रस्सियों से मिलकर बनी हुई है, और वो छोटी छोटी रस्सियों के हेड ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है। इसको हम कहते क्या है, ठीक है, इसे हम कहते क्या है, तो ये किससे, थिक फिलामेंट किससे बने हुए हैं, तो हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे जो थिक वाले फिलामेंट है, जिस प्रोटीन से, मायोसिन प्रोटीन से बने हुए। मायोसिन प्रोटीन छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनी होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मायोसिन का मोनोमर कौन सा होता है, एम्स में भी पूछा हुआ, नीट में भी आया क्वेश्चन, ठीक है। तो मायोसिन का मोनोमर कौन सा होता है, तो ये जो छोटे छोटे है ना, ये मोनोमर है। मायोसिन तो एक बड़ा सा फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना होता है। मायोसिन का मोनोमर, इसको हम लोग बोलते हैं मीरोमायोसिन। तो जो नीचे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज मीरोमायोसिन, ठीक है। दो मीरोमायोसिन एक साथ रहते हैं, तो मीरोमायोसिन डाइमर है। तो हमेशा मीरोमायोसिन दो दो के पेयर में पाया जाता है, मतलब डाइमर की कंडीशन में पाया जाता है। मीरोमायोसिन वैसे ही है जैसे कि दो सांप आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए हो, वैसे मीरो, और दोनों का सर अलग हो। तो वैसे प्रोटीन है, ये देखिए, ये पीछे वाला ये मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पीछे वाला हिस्सा इसका टेल है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये इसको हम लोग नेक बोलते हैं एक्चुअली, ये वाला पार्ट, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड नेक, है ना। ऊपर वाला पार्ट इसका हेड है। हेड में क्या है, ऊपर की तरफ एक्टिन बाइंडिंग साइट है, जहां पे ये एक्टिन को टच करता है या बाइंड करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। तो अभी क्या है, दिस इज मायोसिन फिलामेंट, इसको ये टच करता है, ठीक है। तो जो हिस्सा टच करता है, तो मायोसिन का जो हिस्सा टच करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, दिस इज एक्टिन। एक्टिन को जो हिस्सा टच करता है, उसको हम मायोसिन एक्टिन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। तो मायोसिन प्रोटीन में एक्टिन बाइंडिंग साइट पाई जाएगी, और एक्टिन प्रोटीन में मायोसिन बाइंडिंग साइट पाई जाएगी, ठीक है। सर एक बार दोबारा बता दो। भैया देखो, ये एक्टिन है, मायोसिन है, मायोसिन टच करती है, तो मायोसिन प्रोटीन टच करती है किसको, एक्टिन को। तो मायोसिन में कुछ ऐसी चीज होगी जो एक्टिन के साथ बाइंड करे, तो मायोसिन प्रोटीन के ऊपर वाले हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट। और एक्टिन भी तो मायोसिन से टच कर रही है, तो एक्टिन वाली प्रोटीन का ये जो हिस्सा है, उसको मायोसिन बाइंडिंग साइट बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर मायोसिन वाले को
क्या बोलेंगे? अब देखो ना, समझो, ताले में हमेशा चाबी की जगह होगी, होगी? चाबी यस में सर। हमेशा ताले के लिए जगह होगी, होगी नहीं होगी? यस सर। चाबी में जो आपके ये छोटे-छोटे दांत बने होते हैं ना, तो आप क्या बोलते हो? दिस इज लॉक फिटिंग साइट। लॉक में जो छेद होता है, आप क्या बोलोगे? दिस इज की फिटिंग साइट। तो मैं कह सकता हूं कि लॉक में हमेशा की फिटिंग साइट पाया जाएगा और की में हमेशा लॉक फिटिंग साइट पाया जाएगा। क्लियर? यस सर। वैसे ही मायोसिन प्रोटीन में हमेशा एक्टिन बाइंडिंग साइट पाई जाएगी और एक्टिन प्रोटीन में हमेशा मायोसिन बाइंडिंग पाई मायोसिन। जाएगी। क्लियर है? यस अब सर, अब देखो आ गया। ये स्लाइड कैसे करते हैं। ये मान लो इनके हेड हैं, ये मान लो इसके हेड हैं, ठीक है, ये हेड है, तो चलेगा कैसे? ये एक्टिन प्रोटीन है, मायोसिन कैसे चलेगी, खिसकेगी कैसे? स्लाइड करेगी। समझ में आया कैसे स्लाइड करेगी? ये बड़ा सा मायोसिन है, बड़ा सा मायोसिन, और इसके मोनोमर के हेड बाहर निकले, हेड हेड ऐसे चलते हैं, तभी तो मायोसिन स्लाइड करता है। समझ आया? यस सर, अब आ गया। अब जब ये हेड स्लाइड करते हैं तो एनर्जी खर्च होती है। समझ गए? दो फिलामेंट है मायोसिन के, ठीक है, सॉरी, एक दो फिलामेंट है एक्टिन के, और इन फिलामेंट के बीच में कौन है? मायोसिन। मायोसिन। मायोसिन ऐसे ऐसे खिसकेगा एक्टिन के ऊपर, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। समझ गए? मतलब बॉन्ड, नया बॉन्ड बना, पुराना टूटा, नया बॉन्ड बना, पुराना टूटा, नया बॉन्ड बना, पुराना टूटा। समझ गए ना? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर सर। मुझे सर सिर्फ मायोसिन मूव करता है, एक्टिन मूव नहीं करता कभी? नहीं नहीं, सिर्फ मायोसिन ही मूव करता है, एक्टिन मूव नहीं करता। एक्टिन फिक्स है और मायोसिन मूव करता है। समझ गए? तो जब यस। मायोसिन दो तरफ से, तो क्या करे, एक्टिन क्या होता है? सोचो, वो देखा है ना आपने, वो बटरफ्लाई वाला जो होता है, लोग जिम में करते हैं, ऐसे ऐसे करके खींचते हैं, ऐसे ऐसे करके यस खींचते हैं, ऐसे सर। ऐसे करके, यस है ना? सर। तो वो क्या करते यस हैं, तो ऐसे खींचते हैं, तो ये जो खींचने वाला आदमी है ना, ये मायोसिन है, और जो खींच रहा है वो कौन है? एक्टिन। 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 क्लियर है? सर, तो मतलब एक्टिन ही स्लाइड होता हाँ, एक्टिंग, राइट राइट, एक्टिंग स्लाइडर है, एक्टिंग स्लाइड करता है, ठीक है, और मायोसिन उसको स्लाइड करवाने वाला आदमी, जैसे स्लाइडर बंद कर दिया, ठीक है। है। यस। एक और बात, सर तो जेड लाइन क्या है? जेड लाइन बेटा, इनके बीच में एक बैंड जगह है, उसको जेड लाइन बोलते हैं, एक बैंड सा बना हुआ, ठीक है, जो ओके सर। दो, है ना, जो दो 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 सार्कोमेयर को अलग करता है। समझ गए ना? दो सार्कोमेयर को अलग करता है ना, वो जेड लाइन एक बैंड, ठीक है, ये मोटा सा बना, मोटी सी प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। यस। अब देखो, तो मैंने आपसे बताया कि मायोसिन एक तरह की प्रोटीन से मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन इसका मोनोमर है। मीरोमायोसिन दो तरह की चेन से बना हुआ है, ठीक है। जो नीचे वाली चेन है, नीचे वाली जो चेन है, ये लाइट प्रोटीन से बनी हुई है, तो नीचे वाली को हम लोग बोलते हैं एलएमएम। तो क्या बोले, एलएमएम क्या है? एलएमएम का मतलब होता है, एलएमएम का मतलब होता है लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। दूसरा ये ऊपर वाला हेड है ना, ये थोड़ा भारी है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। एक्सक्लूसिवली एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन। सर ये HMM क्या है? हैवी मीरोमायोसिन मैंने लिखा, तो हैवी मीरोमायोसिन। तो मायोसिन प्रोटीन जिस मोनोमर से बनी है, उसको हम बोलते हैं मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन हमेशा डाइमर की कंडीशन में पाए जाते हैं, मतलब दो मीरोमायोसिन हमेशा एक दूसरे से सांप की तरह आपस में लिपटे हुए होते हैं। सांप के दो हिस्से, एक पूंछ वाला, दूसरा फन वाला। तो सांप का पूंछ वाला जो हिस्सा है, वो लाइट प्रोटीन से बना है, उसको अपन एलएमएम बोलते हैं, लाइट मीरोमायोसिन। जो सांप का फन वाला हिस्सा है, वो हैवी प्रोटीन से बना है, उसको अपन बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, एचएमएम। एचएमएम का जो हेड है,
उसी में क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कौन देगा, एटीपी। तो एटीपी जिस जगह पे टूटता है उसको हमने क्या बोला, एटीपी बाइंडिंग साइट। क्लियर है, क्लियर? सर एच Yes, sir. हेड वाले पार्ट में होगा ना? हाँ, हेड वाले पे देखो ना, ये तो बना है ना हेड वाले पार्ट में एटीपी बाइंडिंग साइट। अब देखो, अब आ जाते हैं मायोसिन प्रोटीन, सॉरी एक्टिन प्रोटीन। अब देखो ग्रीन वाली हमारी एक्टिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन 3 प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, ट्रोपोनिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन तीनों कैसे हैं, तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपसे बताया था मायोसिन में एक्टिन बाइंडिंग साइट है, उसी तरह से एक्टिन में क्या है, Myosin सॉरी binding site. मायोसिन बाइंडिंग साइट है ना। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक्टिन की बनी हुई सब यूनिट है। तो पहले मैंने क्या बोला, तो एक्टिन जो फिलामेंट है ये 3 चीजों से मिलकर बना है, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन जो है ये जिस प्रोटीन से मिलकर बना है, इसके मोनोमर को हम लोग बोलते हैं। एक्टिन का मोनोमर कौन सा है, क्वेश्चन है भाई, समझिए नीट का क्वेश्चन है, एक्टिन का मोनोमर कौन सा है। तो भाई देखो एक्टिन का जो मोनोमर है, मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिखता हूं, थोड़ा डार्क कलर से। एक्टिन का मोनोमर है जी प्रोटीन। जी प्रोटीन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन, गोल गोल प्रोटीन। तो जैसे एक बड़ा सा माला होता है, मोतियों की माला, तो हर मोती क्या है, जी प्रोटीन। मोतियों के माले के बीच में एक धागा पड़ा हुआ होता है, ठीक है। जो मोतियों के माले के बीच में धागा पड़ा है वो क्या है, ट्रोपोमायोसिन। और इस माले में जो मोती हैं उनके बीच बीच में कहीं पे एक डायमंड पड़ा हुआ है, वो डायमंड कौन है, ट्रोपोनिन। क्लियर? यस सर। पक्का? Yes, sir. तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, बना लोगे? सर आपने डायमंड का क्या बोला, आखिरी? क्या 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 पूछ रहे सर हो? आपने डायमंड का क्या बोला? मैंने बोला कि एक माला है जो छोटी छोटी मोतियों से मिलकर बनी, वो जो माला है वो है एक्टिन, ठीक है। एक्टिन जिस एक मोती से मिलकर बना है, तो एक्टिन बहुत सारे मोती से मिलकर बना है। सिंगल हमने जो प्रोटीन है, सिंगल जो मोती है उसको हमने जी प्रोटीन बोला, ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट बहुत सारी जी प्रोटीन से मिलकर बना है। उस माले के बीच में एक धागा पड़ा हुआ, थ्रेड। वो जो थ्रेड है वो कौन है, वो थ्रेड है ट्रोपोमायोसिन। इस मोतियों की माले के बीच में कुछ डायमंड पड़े हुए, उन डायमंड को हमने क्या बोला, ट्रोपोनिन। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको बना लो, जैसे आपकी श्रद्धा हो। क्या करना चाहोगे? सही ऊपर वाला भी बना। सर बना रहे हैं। बना रहे हो? यस चलो। सर। सर ये एच जोन क्या है, एक बार बता दीजिए। एच जोन बेटा क्या है कि ये दोनों के बीच में जो गैप है, ये दोनों मेरी फिंगर है ना, फिंगर की जो टिप्स है, यस सर। इन फिंगर की टिप्स के बीच में जो गैप है ना, दैट इज एच होरिजन। आप समझ आया? यस सर, यस सर। मतलब इतना ही खिसक जाएंगे, समझ गया ना, एच जोन में इतना खिसक जाएंगे। यस सर। सर यहाँ पे सैक्रोमेयर किसे कह रहे हैं? सार्कोमेयर बेटा एक एक्टिन और मायोसिन के बीच का जो गैप है, दो दो हो गई है जेड लाइन के पास,
ये मान लो मेरा ये वाला जो फिंगर वाला ये वाला पार्ट है, एक ये जेड लाइन है, एक ये वाला मान लो मेरा एक ये जेड लाइन है और एक ये जेड लाइन है, ठीक है, ये 2 जेड लाइन हो गए। इन दोनों जेड लाइन के बीच में अब यहाँ पे बीच में, ठीक है, तो जेड लाइन के आगे वाला ये एक्टिन और ये मायोसिन, इस पूरे को मिला के हम सार्कोमेर कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को। ओके सर।
हो गया भाई, डन, गुड, कर लिया सबने? लास्ट बचे हैं। अच्छा, सर बना लिया। बना लिया? मैकेनिज्म समझ में आ गया भाई लोगों? यस सर। यस सर। बस यही समझना था, बाकी इसी बात को हमको लिखना है अपने शब्दों में, है ना, वो मैं लिखवा दूंगा ना। अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। आज उम्मीद थी मुझे कि मैं खत्म कर दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक खत्म। सबने बना लिया ना? ठीक है, किसी का रह तो नहीं गया? ठीक है, बता रहा हूं मैं, ठीक है।